नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भाजपा के संगठन महापर्व का द्वितीय अभियान हुआ शुरू। महिला को बनाया गया पहला मंडल अध्यक्ष। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के दूसरा चरण शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 14 से 20 नवंबर के बीच संगठनात्मक चुनाव होना है, जिसका आगाज प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने खुद किया। भोपाल के दानिशकुंज क्लब स्थित जाकर के उन्होंने एक महिला नेत्री को पहला मंडल अध्यक्ष बनाकर के यह बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि उनको आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास भी करती है। भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में यह बात समझ में आ गई है कि जिस प्रकार से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह अभियान 20 तारीख तक चलेगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बगैर किसी भी विवाद के सभी जगहों पर आपसी सहमति के साथ भारतीय जनता पार्टी सब चुनाव करवा ले और सभी जगहों पर 65,015 बूथों में भारतीय जनता पार्टी के 11 सदस्यों सहित एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक और चरण चलाएगी और उस चरण में फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार रिव्यू करेगी, कहाँ क्या कमी रह गई है। अगर कहीं कमी रह गई है, उस कमी को दूर किया जाएगा। कुल मिला के अगर हम बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 1,65,00,000 सदस्य बना लिए। 14 से 20 नवंबर तक चलने वाले इस संगठनात्मक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 65,015 बूथों पर चुनाव कराएगी और भाजपा का लक्ष्य है कि इन्हीं 6 दिनों के अंदर प्रदेश के सभी बूथों में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव समाप्त हो जाएं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव सीटों पर मतदान हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी और निर्वाचन के ऊपर तमाम आरोप लगाती दिखाई दे रही है। हालांकि जीतू पटवारी का कहना है कि जिस प्रकार से 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उस पर प्रजातंत्र की हत्या की गई है। मध्य प्रदेश की 2 उपचुनाव सीटों पर मतदान हो चुके हैं और अब कांग्रेस और बीजेपी कहीं न कहीं 23 नवंबर को जो मतगणना होनी है उसकी तैयारी पर जुट गई है। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग के ऊपर तमाम जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं सियासी पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में प्रजातंत्र की हत्या की गई है और निर्वाचन आयोग के ऊपर भी तमाम जो आरोप हैं वह लगाते दिखाई दिए हैं। हालांकि पूरे मामले की यदि बात करें तो पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि हार की डर से कांग्रेस पार्टी अभी से ही इस प्रकार की बातें करती दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 23 नवंबर को मतगणना होगी, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश की 2 उपचुनाव सीट बुधनी और विजयपुर में किस राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को जीती। मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होनी है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारी कर रही है। मगर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ठिकरा अभी से फोड़ते दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को जब चुनावी परिणाम आएंगे, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि बुधनी और विजयपुर में किस राजनीतिक प्रत्याशी की जीत हुई है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। हवा में प्रदूषण के आधार पर राजधानी रेड जोन में है। बीते बुधवार को AQI लेवल 373 पर पहुंच गया। ठंड बढ़ने के साथ राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ रहा है। ये दूसरा मौका है जब शहर रेड जोन में है। इससे पहले 1 अक्टूबर को आंकड़ा 300 पार जा चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शाहपुरा और अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में AQI 375 हो गया है, जबकि कलेक्ट्रेट की बात की जाए तो ये 328 मापा गया है। वहीं TT नगर में AQI का लेवल 320 बना हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो इस मौसम में एयर पोल्यूशन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है।
जहरीली गैस कम तापमान के चलते बाहर नहीं जा पाती है और 10 से 12 फीट की हाइट पर घूमती रहती हैं। सांस लेने के दौरान ये हमारे फेफड़ों में जाती हैं। शहर के आसपास खेतों में पराली जलाने के कारण धुआं हो रहा है। साथ ही साथ कई स्थानों पर शहर से निकलने वाले कचरे में आग लगाने के चलते भी ये मामले सामने आ रहे हैं। ये शहर में प्रदूषण बिगड़ने का प्रमुख कारण बन रहे हैं। राजधानी में एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण धुआं बना हुआ है। साथ ही साथ शहर के आसपास खेतों में जलाए जाने वाली पराली के चलते भी धुएं के लेवल में वृद्धि हुई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 शहर इंदौर ने एक बार भी स्वच्छता को लेकर अधिकारियों द्वारा मैदान पकड़ लिया गया है। इंदौर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। इसी कड़ी में आज अपर आयुक्त के द्वारा भी शहर के अलग अलग वार्डों में निकालकर स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया गया। जहां R&D मार्ग स्थित बिल्डिंग में पार्किंग एरिया में गंदगी मिलने पर संबंधित जोन के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके तहत नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सिल्वर मॉल और सिल्वर सेंचुरी नामक 2 बिल्डिंग की 4 दुकानों पर गंदगी के चलते 35 हजार के स्पॉट फाइन किए हैं, जिसमें कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। गौरतलब है कि स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 शहर इंदौर को लगातार 8वीं बार भी नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के स्वच्छता पर दाग लगाने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई कर स्पॉट फाइन की वसूली की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी जहां स्वच्छता को लेकर सजग नजर आ रहे हैं, वहीं स्वच्छता की जगह गंदगी फैलाने वालों के ऊपर स्पॉट फाइन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में मौसम में ठंडक आने के बाद भी डेंगू चिकुनगुनिया का प्रकोप कम नहीं हुआ है। 2 दिन पहले मंगलवार को डेंगू के 10 बच्चों सहित 32 नए मरीज मिले, जबकि 13 नवंबर यानी बुधवार को 17 मरीज सामने आए। मंगलवार को मिले 32 मरीजों में से 15 मरीज ग्वालियर के तथा 17 मरीज दूसरे जिलों के हैं। जिले में 1 सितंबर से लेकर आज तक लगभग 1200 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसमें से 589 बच्चे अब तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वहीं चिकुनगुनिया के मरीज भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमे को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि अक्सर नवंबर माह में डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी आना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। डेंगू अभी भी अपना डंक लोगों को दे रहा है। डेंगू और चिकुनगुनिया के हालातों को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्वास्थ्य महकमे को प्रभावित इलाकों में फॉगिंग करने के साथ साथ उचित कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। दूसरे शहरों से जबलपुर की घटती एयर कनेक्टिविटी पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनियों और केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है कि उन्होंने जबलपुर से दूसरे शहरों की एयर कनेक्टिविटी को क्यों कम कर दिया है, उड़ानें क्यों बंद कर दी हैं। दरअसल कोविड के पहले जबलपुर से लगभग 8 बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध थी, लेकिन कोविड के बाद लगभग 850 करोड़ रुपए की कीमत से एक नया एयरपोर्ट बनाया गया, लेकिन अब जो दूसरे शहरों के लिए हवाई सेवा है वो घटकर महज 5 रह गई है। इस पर हाईकोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया है। ऐसा नहीं है कि निजी एयरलाइंस को हवाई यात्री नहीं मिल रहे थे, भरपूर हवाई यात्री मिलने के बावजूद भी इन कंपनियों ने हवाई सेवा जबलपुर के लिए कम कर दी है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान को लेकर यहाँ प्रॉपर अलग अलग सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती है और आज धान खरीदी की शुरुआत हो गई है खरीदी केंद्रों में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी हम सहकारी समिति धर्मपुरा के अंतर्गत ग्राम जोरा के खरीदी केंद्र में है और यहाँ अब प्रॉपर धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। देख रहे हैं किस तरह से तौलाई किया जा रहा है। किसान अपना धान लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और उसकी विधिवत पूजा के साथ शुरुआत हुई है और सहकारी समिति के प्रबंधक के उपस्थिति में धान की खरीदी की जा रही है, तौलाई की जा रही है। तमाम जो किसान हैं अपने जो धान है उनका उपार्जन केंद्र में लेके आए हैं और उसको फिर तौलाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आइए हम किसान से चर्चा करेंगे, जानेंगे कितने बोरी लेकर आए हैं आप? हम 272 बोरी लाए जी। हाँ, ये कब से टोकन वगैरह का क्या प्रक्रिया रही है? अभी 12-13 तक तो स्ट्राइक चल रही थी, तो टोकन नहीं कट रहा था। हमने बोले जैसे हड़ताल खत्म होगी हम टोकन बनाएंगे। फिर जैसे हड़ताल खत्म हुई टोकन बना दिए उन्होंने। कल बनाए टोकन? जी, तो हमने आज लिया है धान।
अभी जो धान खरीदी में जो सुविधा होनी चाहिए वो सब सुविधा है, पूरी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा सवाल पैसे का, तो 2-3 दिन के अंदर पर्ची जो देते हैं बैंक में चला जाता है, किसान जब चाहे जब निकाल सकता है और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी आज शुरुआत है, देखिए आगे कैसा होता है। अभी ठीक है, हमारे साथ समिति प्रबंधक महोदय जी भी है, इनसे भी जानेंगे। ये जो सरकार ने सुविधा दी है उसमें बारदाने की क्या स्थिति है, बारदाने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की? नहीं, बारदाना तो 50-50 है, 50% नया बारदाना, 50% पुराना बारदाना, और बारदाना की उपलब्धता पूरा है। और जो टोकन का आवंटन किस तरह से करना है? टोकन ऐसा है कि 70% छोटा किसान और 30% बड़ा किसान। एक दिन में 224 कुंटल का है, तो 224 कुंटल में 70% छोटा किसान का है और 30% बड़ा किसान का है। इस समिति के हिसाब से टारगेट दिया गया है कि इतनी खरीदी हो। हाँ, इतनी खरीदी होगी। और बाकी तमाम तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए खरीदी केंद्र में, क्या क्या सुविधाएं? सभी सुविधाएं, बोरा की सुविधा है, अपन जैसे पानी बरसात हो गया तो त्रिपाल की सुविधा है, और यहाँ पे चौकीदार का भी सुविधा है, और अपन कैमरा भी लगा ली है रात के लिए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी ना हो, इसलिए कोई दिक्कत। इसके पहले कुछ दिन पहले आप लोग हड़ताल में थे, जो मांगे थी आप लोगों को मान ली है सरकार ने? हाँ, वो आश्वासन दिया है कि पूरा करेंगे करके। उसके बाद से सभी समितियों में? हाँ, सभी समिति में कल से अपना टोकन कटना शुरू हो गया है, और आज से प्राय सभी समिति में धान खरीदी शुरू हो रहा है। देख सकते हैं, इनका कहना है कि कल से जिस तरह से इन लोग हड़ताल भी कर रहे थे और सरकार ने इनकी मांगे मान ली है, लगभग आश्वासन दे दिए हैं, इसलिए खरीदी का काम अब सुचारू रूप से शुरू हो गया। अब भी किसान है, कहाँ रहते हैं? छेरी खेड़ी से आए हैं। कितनी बोरी लाए हैं धान? ये 45 कट्टा लाए हैं। तो ठीक लग रहे हैं? ठीक है। कुछ और चाहते हैं सरकार से आप? क्या चाहेंगे? मतलब प्रॉपर जैसे समर्थन मूल्य में धान खरीद? समर्थन मूल्य में किस रेट में दे रहे हैं? 3100 अभी। 3100 रुपये देंगे तत्काल में? 2300 रुपये? हाँ जी, 2300। खुश हैं आप खरीदी? खुश हैं। पहले और शुरू कर देना था खरीदी। ठीक है, आज से शुरुआत हुई। हाँ, ठीक है। अभी तो बहुत किसानों का धान नहीं कटे हैं, लेकिन अपने धान तो 19 अक्टूबर से कटा हुआ था। तो देख सकते हैं किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने सुविधा दी है तो उस हिसाब से, और क्योंकि धान खरीदी की शुरुआत अभी 14 नवंबर से यानी आज से शुरुआत हुई है पूरे प्रदेश भर में, और सरकार ने एक लक्ष्य रखा है इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का। उस लक्ष्य के अनुरूप तमाम तरह की सुविधाएं सभी सहकारी समितियों में, सभी उपार्जन केंद्रों में की गई है, और पूरे प्रदेश भर में तमाम जो सहकारी केंद्र है वहां पर धान खरीदी की शुरुआत आज से हो गई है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। राजधानी में लगातार साइबर अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को साइबर अरेस्ट कर ठग अपने ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही एक आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग जसविंदर सिंह साहनी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग जसविंदर सिंह राजनांदगांव का निवासी है, जिसके द्वारा मुंबई क्राइम ब्रांच अफसर बनकर महिला से 58 लाख रुपए वसूले थे। इस आरोपी के द्वारा 300 से अधिक बैंक खातों में पैसों को ट्रांसफर कराया गया था। आरोपी के कब्जे से 9.5 लाख रुपए, बैंक खाता, बैंक चेकबुक और मोबाइल जब्त किया है। ठग ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का डर बताया, जिसके चलते महिला ने 300 से अधिक बैंक खातों में लगभग 58 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस आरोपी के द्वारा महिला को 24 घंटे वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इसके पश्चात महिला ने इसकी शिकायत पंडरी थाना पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस ने पंडरी पुलिस और ACCU की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी जसविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। राजधानी में लगातार डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जो रायपुर पुलिस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कार्रवाई की जा रही, लेकिन ऐसे मामले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक लोगों को साइबर अटैक से निजात मिल पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। अंबिकापुर शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से देसी पिस्टल लेकर घूम रहे 2 युवकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देसी पिस्टल भी बरामद कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीती शाम 2 युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर देसी पिस्टल के साथ रनपुर की ओर घूम रहे हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और रनपुर तिराहा के पास चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध 2 युवकों को हिरासत में लिया। बाइक सवार दोनों युवकों की तलाशी लेने पर कोतवाली पुलिस को उनके कब्जे से देसी पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बौरीपाड़ा के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों के द्वारा उक्त देसी पिस्टल को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से लाया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, मगर पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आरोपियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आगे की जांच में जुट गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान हर दिन जा रही है और सड़क का बेहाल स्थिति लोगों के जान के दुश्मन बन है। देखिए कि किस तरह से सड़क जो है ये उखड़े हुए हैं और न इसका मरम्मत का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि जिले भर में लगातार जो हादसे का दौर है वो जारी है और लगातार हादसे में लोगों की जान भी जा रही है। इसके बाद इस सड़क पर जो गड्ढे हुए हैं, कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन्हें पाटा भी नहीं जा रहा है। इसी तरह से रतनपुर पेंड्रा मार्ग है जो यूपी एमपी को जोड़ता है, मुख्य मार्ग है ये, लगभग 25 किलोमीटर की स्थिति बड़ा दयनीय है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग इस ओर कोई पहल नहीं कर रहा है। यही वजह है कि हर रोज सड़क हादसे में वृद्धि हो रही है और लोगों को अपना जान गंवाना पड़ रहा है। देखना होगा कि जिम्मेदार इस ओर क्या कुछ पहल करते हैं और कब तक सड़क जो मरम्मत का काम है वो होता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित धर्म और आस्था की नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा के भक्त 70 किलोमीटर मैकल पर्वत परिक्रमा कॉरिडोर बनाने की मांग को लेकर परिक्रमा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भक्त इसमें भजन संकीर्तन करते हुए कल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 15 नवंबर से यह परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परिक्रमा में छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सहित स्थानीय विधायक और अन्य जो है नेता मंत्री शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सीमा में स्थित गांव कस्बों के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं साथ साथ पर्यटकों को, आने जाने वाले पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस परिक्रमा का जो मुख्य उद्देश्य है नर्मदा परिक्रमा कॉरिडोर बनाना है। वहीं इस परिक्रमा का जो समापन होगा वह पूजा पाठ के बाद 21 नवंबर को इसका जो है माई की बगिया में समापन होना है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। 15 नवंबर को वाराणसी में भव्य देव दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद रहेंगे। लेकिन स्टेट और सेंट्रल जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही आगाह कर दिया है कि उपराष्ट्रपति पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। देव दिवाली के अवसर पर 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाराणसी में बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस ने उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन को आगाह किया है। उपराष्ट्रपति को पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर कई आतंकी संगठनों से खतरा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के पहले से ही एहतियात बरतने को कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया है कि 17 साल पहले 23 नवंबर 2007 को वाराणसी समेत लखनऊ और फैजाबाद की कचहरी में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। ऐसे में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो, क्योंकि आतंकवादियों के निशाने पर देश के कई वीआईपी हैं। उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम वीवीआईपी इस वक्त आतंकवादियों के निशाने पर हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट कर रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई वीवीआईपी को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह भी किया है और सुरक्षा को चाक चौबंद बढ़ाने की बात कही है। लेकिन यहाँ पे कई मामलों में लापरवाहियां और लचर व्यवस्थाएं देखने के लिए मिलती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया, लखनऊ। झांसी में 2 नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ किया गया था, जिसकी खास बात यह है कि उस यातायात शुभारंभ के बाद झांसी में यातायात व्यवस्था का असर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। खास बात यह है कि झांसी के सभी मुख्य चौराहों की लाइट, रेड लाइट सिग्नल काफी वहां से बंद किए गए। इसके पीछे आला अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि AQI बढ़ रहा था, इसलिए सभी सिग्नल्स को बंद कर दिया गया। लेकिन जहां सभी मुख्य मार्ग के रेड लाइट को बंद किया गया, वहीं एक और झांसी के चित्रा चौराहे पर रेड लाइट सिग्नल्स को चालू किया गया, जबकि यहाँ पे ट्रैफिक का ज्यादा दबाव भी नहीं है। आला अधिकारियों को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पे कोई भी जवाब नहीं दिया, सभी ने मौन साध रखा है। इस चौराहे की खास बात यह भी है कि एक तरफ यहाँ पे बाबा धाम है, जिसकी वजह से बहुत कंजेस्टेड रहता है और लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। इस समस्या से संबंधित आला अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनके माथे पर कोई भी शिकन नहीं आ रही है, ना ही वो इस पे कोई जवाब दे रहे हैं। उन्होंने टोटल मौन साध रखा है। देखना है कि अब आला अधिकारियों की नींद कब टूटेगी और आम जनता को राहत कब मिलेगी। प्रभात सक्सेना, एक्सप्रेस रिपोर्टर, झांसी। लखीमपुर खीरी में तैनात रहे एक IAS अधिकारी और 3 PCS अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, नकहा ब्लॉक के एक RSS कार्यकर्ता की जमीन को लेकर ये कार्रवाई की गई है। डीएम की रिपोर्ट पर इन चारों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच बिठा दी गई है। लखीमपुर खीरी में तैनात रहे एक IAS अधिकारी व 3 PCS अधिकारियों को जमीन की पैमाइश के मामले में टाल मटोल करने को लेकर सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, ब्लॉक नकहा के एक RSS कार्यकर्ता की जमीन की पैमाइश को लेकर पिछले 6 सालों से सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर पीड़ित ने सदर विधायक योगेश वर्मा से शिकायत की थी। फिर विधायक और SDM सदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका शासन ने संज्ञान लेकर पिछले 6 सालों में जिन अधिकारियों की लापरवाही रही, DM से रिपोर्ट तलब की गई थी। DM की रिपोर्ट पर चारों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जाँच दिखा दी गई है। कुछ दिन पहले सदर SDM और सदर विधायक योगेश वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस कार्रवाई के बाद पीड़ित की जमीन का पैमाइश कब हो पाती है। लखीमपुर की एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभाकर शर्मा। बहराइच पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ बहराइच पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा की स्मैक बरामद की है और साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बहराइच SOG टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 स्मैक कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए स्मैक कारोबारियों के पास से पुलिस ने 1 किलो 20 ग्राम स्मैक भी बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर आंकी जा रही है। पकड़े गए अभियुक्तों में से मुख्य सप्लायर बाराबंकी जिले का रहने वाला शानू उर्फ अब्दुल हमीद है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल के लिए रवाना कर दिया है और स्मैक कारोबार में लिप्त और भी लोगों की सरगर्मी से तलाश तेज कर दी है। स्मैक कारोबारियों से पूछताछ के बाद अब पुलिस इस बात में लगी है कि स्मैक के तार कहां तक फैले हैं और स्मैक का कारोबार कहां से चल रहा है। बहराइच से एक्सप्रेस रिपोर्टर तारिक अहमद। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।